जो लोगों को प्रभावित करने वाला काम है, हमें लोगों को विश्वास दिलाने वाला काम है। तो हमें विश्वसनीय बनने के लिए हमें किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, एक इफ़ेक्टिव स्पीकर कैसे बन सकते हैं, ये हमें अच्छे वक्ता वक्ता को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। अच्छे वक्ता की लोग बात अच्छी तरह से सुनते हैं। अच्छे वक्ता को सम्मान मिलता है। अच्छे वक्ता से लोग प्रभावित होते हैं। आप देखिए हमारे बिज़नेस में, रेनेटस के बिज़नेस में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो स्टेज पे आकर बात करना जानते हैं और उनका वक्तव्य काफ़ी बेहतर तरीके से वो रखते हैं। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सफल वक्ता है, जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो ही उनका प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। बात लोग ज़्यादा मान पाते हैं, उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी बातों से प्रभावित होकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में जुड़ सकते हैं और बिज़नेस में आ सकते हैं। तो हम लोग कैसे बिज़नेस में एक अच्छे वक्ता बनने से हमें क्या फ़ायदा होगा और हम किस तरह से एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एज़ अ as associate, as director 100, director 250, director 500, director 1000, अगर आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं तो आपके लिए सफलता के रास्ते में बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपका वक्तव्य मजबूत है, क्योंकि आपकी जो भाषा है उससे आप लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं। अब एक अच्छे वक्ता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, किस तरह से हम काम करेंगे, ये पहले समझते हैं। तो आपने शायद कभी भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं, जब हम लोग अपॉर्चुनिटी उनको दिखाते हैं, तो कुछ लोग हर किसी को पैसा भी चाहिए, हर किसी को स्वास्थ्य चाहिए, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, हर किसी को समय चाहिए, फिर भी हमारे साथ नहीं जुड़ता। आप खुद ही सोचिए कि चाहिए हर किसी को, पैसा सबको चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और समय भी चाहिए, और ये चीजें हम अपने बिजनेस के थ्रू उनको ऑफर करते हैं कि अगर हमारे बिजनेस के साथ आप जुड़ेंगे तो ये चारों चीजें आपको जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। लेकिन फिर भी वो नहीं, क्यों नहीं जुड़ते भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ शंका होती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ डाउट होते हैं, कभी कभी फियर ऑफ द अननोन उनको सताता है। जो चीज हम जानते नहीं उस चीज से हम डरते हैं। जब आप देखिए कि जब तक आपको मोबाइल के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल जाता, तब तक आप संदेह में रहते हैं इस मोबाइल को खरीदना खरीदें। तो जब जानकारी का अभाव एक भय को पैदा करता है, तो जब आप जानकारी का अभाव किसी के मन में रहेगा, तो उसके अंदर विश्वास का भी अभाव रहेगा। विश्वास का अभाव रहेगा तो वो डरेगा कि करें या ना करें, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये असमंजस की स्थिति में हम रहते हैं, तो उसको फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। अनजानी चीज के हो जाने का डर। तो कहीं न कहीं लोगों को ये फ़ियर ऑफ द अननोन होता है। इसके अलावा वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या रिले करना उनको मुश्किल लगता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी अनजान व्यक्ति पे हम खुद भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उनका हमारे पे ट्रस्ट करना भी उतना ही मुश्किल है। इसके अलावा हम वो लोग कंपनी या प्रोडक्ट को ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये स्वाभाविक सी बात है, कंपनी के बारे में कुछ जानते नहीं, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानते नहीं, तो ट्रस्ट कैसे करेंगे? इसके अलावा वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट एंड प्लान उनकी क्या मदद कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है, हर कोई अपना फायदा देखना चाहता है। तो लोग जनरली ये नहीं समझ पाए कि उन प्रोडक्ट से या इस प्लान से उनका क्या फायदा होगा। हम ये कहते हैं ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत सारी संभावनाओं की वहां का मार्केटिंग प्लान, लेकिन वो संभावनाएं उनसे कैसे रिलेटेड है, उनका कैसे होगा, उनको कैसे फायदा मिलेगा, ये स्पष्ट नहीं, वो कड़ी जुड़ नहीं पाती। फायदा है और वो भी है, लेकिन उनको ये फायदा कैसे होगा, ये जोड़ नहीं पाते कभी कभी हम। इसके अलावा सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस कभी कभी नहीं आता, क्यों हर कोई इतना कॉन्फिडेंस हर किसी के अंदर नहीं होता, हर किसी को उतना आत्मविश्वास नहीं होता, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, इसकी वजह से भी हो सकता है वो हम पे विश्वास ना करे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो। आज 21वीं सदी में, हम 2024 में हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं लोगों के पास। कोई अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई डेटा साइंस, और ऐसे बहुत सारे नए नए ऐसे विकल्पों के पास करने के लिए, जो कि पहले कभी नहीं थे। आज इतने ज्यादा ऑप्शंस है लोगों के पास, तो वो हमारे साथ रेनेटस ही क्यों करे, अब डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों हिस्सा ले? ये चीज उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसको बिल्कुल उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं, बाकी सारे कामों से ये काम बेहतर है, यही काम करूंगा। और आपको उसको ये सब क्लियर जब तक नहीं होता, तब तक शायद वो हमारे साथ
बिजनेस नहीं करेगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई पैसा चाहिए, सबको हेल्प चाहिए, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबको समय चाहिए, तो फिर भी कोई क्यों हमारा बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता? इन सारे कारणों की वजह से हमारे बिजनेस। अब एक सफल वक्ता, एक कुशल वक्ता का काम क्या है? इन सारे फियर्स को हटाना और उनके अंदर विश्वास भरना। तो ये एक कुशल वक्ता का काम है। अब ये हम कैसे कर पाएंगे? कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है, जो कि हम 6 से 10 सेकंड के अंदर क्रिएट करते हैं। आप किसी के सामने गए, आपने हाय हेलो बोला है या नहीं बोला है, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन पहले 6 से 10 सेकंड के अंदर सामने वाला आपको भाप जाता है और भाप के आपके बारे में एक राय कायम कर चुका होता है। अगर 6 से 10 सेकंड के अंदर एक अच्छी राय सामने वाले ने कायम की है, तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। अगर उसकी राय बुरी है या उसने आपको देखकर उसको लगा कि नहीं यार ये तो पता नहीं कैसा आदमी है, तो शायद आपका काम नहीं बनेगा। तो क्या-क्या चीजें हैं जिसको हम सुधार कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर कर सकें, या हम अपना प्रभाव, हम अपना व्यक्तित्व सुधार ऐसे कैसे करें ताकि सामने वाला वही समझे जो हम समझाना चाहते हैं। सामने वाला उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिस निष्कर्ष पे हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज उनमें से एक है। बॉडी लैंग्वेज में अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि पोस्चर। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे टेढ़े हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके से खड़े होते हैं। तो जब आप अजीब तरीके से खड़े होते हैं तो आपका पोस्चर यदि सही नहीं होता तो इससे आपका इंप्रेशन खराब जाता है। ध्यान रखिए कि आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन बोलने से पहले ही आपका इंप्रेशन जो है सामने वाले के नजर में खराब हो सकता है। इस वजह से आपको खास ख्याल रखना है कि आपका पोस्चर जो है बिल्कुल सही रहे। आपके जेस्चर्स, बहुत सारे लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है, जैसे मान लीजिए प्रॉस्पेक्ट ने कुछ कहा, ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। प्रॉस्पेक्ट ने कुछ कहा तो वो कहते हैं क्या बोल रहे हैं? तो आप देखिए कि कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, ये नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि ये कैसा मुंह बना रहा है, अरे ये क्या तरीका हुआ बोलने का, है ना? आप उनसे पूछ सकते हैं माफी चाहते, क्या आप दोबारा से मुझे समझा सकते हैं, या मैं मुझे कुछ आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं क्या? आप इस तरह से बोल सकते हैं, माफी चाहता हूँ मैं समझ नहीं पाया, आप क्या थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? तो इस तरह से आप, बहुत सारे लोग ऐसे जेस्चर कर रहे हैं, ऐसे मुंह का अजीब अजीब मुंह बनाते हैं। या लोग जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो इधर उधर देखते हैं। तो ये सारे जेस्चर जो है वो आपका काम बिगाड़ देंगे। आप वो काम कर भी रहे हैं, आप समय दे भी रहे हैं, आप लोगों से बात करने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका काम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। सामने वाले को लगेगा नहीं यार ये तो कैसा मुंह बना रहा है, अगर इसके साथ मैं जुड़ जाता हूँ तो इसको डेली देखना पड़ेगा, और डेली इस तरह के मुंह बनाएगा, डेली इस तरह से चेहरे बनाएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लोगों का वॉकिंग पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से चलते हैं। कुछ लोग ऐसे लटक के ऐसे झूमते हुए चलते हैं गजगामिनी की तरह, तो वैसे एक प्रॉपर बिजनेस इमेज नहीं जाती। आप एक बिजनेसमैन की तरह सीधा चल सकते हैं। आप थोड़ी सामान्य से थोड़ी तेज हो सकती है आपकी आपकी जो चाल है, इससे क्या है कि मतलब लोगों के पास ये इंप्रेशन जाएगा कि आप जो है वो कहीं पहुंचना चाहते हैं, या आप लाइफ में आपके पास एक प्लान है, क्योंकि आप उस प्लान को या उस स्केड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस वजह से आप नॉर्मल से थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं। आप पोडियम का इस्तेमाल करें। आप जब स्पीकर के तौर पे आप स्टेज से बात कर रहे हैं, तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि आपको पूरा का पूरा पोडियम आपको यूज करना है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें पोडियम से बात करते समय, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो भी करें आप कॉन्फिडेंस से करें, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज करते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है, उसका एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर पड़ता है। एक और चीज है कि अगर आप ओपन पाम्स रखते हैं अपने बात करने के दौरान, आपकी हथेली अगर लोगों को दिखती है तो आपके ऊपर विश्वास करना उनका बहुत आसान हो जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक है। जब लोगों को आपकी हथेली नजर आती है
तो हथेली वो लोग दिखाते हैं, या हथेली उन लोगों को दिखती है जिनका मन साफ है, जिनको छुपाने को कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो वो सहमा सहमा सा होता है, वो दबी 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 आवाज में झूठ बोलता है, या कह लीजिए आंखों से आंखें नहीं मिलाता है झूठ बोलते समय। लेकिन अगर कोई आंखों से आंखें मिला रहा है और उसके पाम्स दिख रहे हैं, उसकी हथेली दिख रही है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो सच बात कह रहे हैं। तो आप भी अगर अपने वक्तव्य के दौरान अगर अपने पाम्स को दिखाएं, आप मतलब अलग अलग तरीके से, तो इससे ज्यादा सकारात्मक छवि आपकी बनेगी। आप फेस का कैसा अलग अलग कहा जाता है कि एक ह्यूमन करीब करीब 10,000 से ज्यादा फेसेस बना सकता है। तो मुस्कुराहट वाला, बहुत ज्यादा मुस्कुराहट वाला, गुस्से वाला, डर वाला, अलग 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 तरह के, उदासी वाला, अलग 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 चेहरे होते हैं। तो फेस में खास करके आप आई कांटेक्ट कैसा करते हैं ऑडियंस के साथ, या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनसे और कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आप बात करते वक्त मुस्कुरा रहे हैं या नहीं, आपकी बात करते वक्त कैसा आप फील कर रहे हैं, वैसा ही आपका चेहरा बनेगा। अगर आप उदास है, गुस्सा है, नाराज है, तो वैसा चेहरा बनेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएं, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके चेहरे का जो भाव है, वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और आप एक बात को गांठ मार लें कि आप कैसे भी दिखते हैं, आप का चेहरे का कुछ भी आकार हो, कुछ भी हो, आप जब मुस्कुराते हैं तो आप अपने बेस्ट नजर आते हैं। मतलब आप जितने बेस्ट लग सकते हैं, वो मैक्सिमम बेस्ट आप लगते हैं जब आप स्माइल करते हैं। तो आप जब स्माइल करते हैं तो आप आकर्षक लगते हैं, और आप आकर्षक लगते हैं तो आप जो बता रहे हैं वो भी आकर्षक आकर्षक लगने लगता है। इस वजह से आपको इन तीनों चीजों पर भी ध्यान देना है कि आपका आई कांटेक्ट जो है ज्यादातर कस्टमर चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्माइल आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप किस वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं कोई नेता हूं और मैं स्पीच दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह से बात करूंगा तो आपको लगेगा आपसे बातचीत कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगा तो लगेगा आपको कि मैं आपसे खुसुर फुसुर कर रहा हूं। तो आपकी वॉल्यूम क्या है आवाज का, इसके ऊपर कुछ निर्भर करता है। आप कितनी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, किस तरह से बोलने जा रहे हैं, आपके आवाज की गति क्या है, इसकी तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी वॉइस होनी चाहिए। अगर आप कोई संवेदनशील बात करना चाहते हैं तो आप धीरे से कह सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे आप जोश जगाना चाहते हैं तो आप जोर से भी कह सकते हैं। लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए अगर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तो लोग अपने कान को आपके आपके पास से दूर ले जाएंगे। उनको लगेगा यार ये बंदा इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप चिल्ला रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा यार ये मुझ पे तो नहीं चिल्ला रहा कहीं, क्योंकि चिल्लाने वाले लोग लोगों को पसंद नहीं आते। लोगों को लगता है कि यार ये अपना गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है ना। इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं उस बात करने में स्पष्टवादिता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल गोल घुमा के आपने कुछ भी बोल दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको मीटिंग कंप्लीट करनी होती है, सब्जेक्ट होता है 30 मिनट का, और ये क्या है सामने वाले को समझ में आएगा कि इसके बाद बोलने को ज्यादा कुछ है नहीं, एक ही बात को ये घुमा फिरा के बोल रहा है। अब आपकी बात करने की स्पीड के ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत तेज बात करते हैं और वो लोग बहुत तेज बात करते हैं तो वो लोग बहुत तेज सुनते हैं। तो और बहुत सारे लोग समय लेकर आराम से धीरे धीरे स्पष्टता के साथ बात करते हैं। जैसे कि हमारे पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बहुत धीरे धीरे सोच समझ के धीरे धीरे बात करते थे। और बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे लोग सब कुछ समझ में आ रहा है, वो बहुत तेज बात करते हैं। वो मतलब आप भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग कभी कभी तेज बात करते हैं, कभी धीरे बात करते हैं। तो आपकी स्पीड जरूरी है। आप कब बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए। अगर कोई चीज आप
मतलब आपकी स्पीड के बात की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रभाव डाल पाएंगे। तो आपकी स्पीड भी आपको मॉड्यूलेट करनी है, कभी ज्यादा कभी करते हैं। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा प्रभाव के साथ सामने वाले के मस्तिष्क में डालना चाहते हैं तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। आप देखिए कि ये जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें पहले मैं ऊपर थोड़ी तेज आवाज हुई, नीचे आ गई, फिर तेज आवाज हुई, फिर नीचे आ गई, फिर तेज आवाज हुई, फिर नीचे आ गई। ये अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे सेमिनार में कोई झपकी ऐसे सो रहा होता है जब, तो मैं एकदम से आवाज तेज कर देता हूँ और जैसे ही तेज करता हूँ तो ऐसे ही सामने वाला सोचता है अरे क्या हो गया, तो वो जग जाता है। मुझे उसको कहना भी नहीं पड़ता है कि अरे तुम सो रहे थे, अरे तो जग जाओ, लेकिन जैसे ही मैं आवाज तेज करता हूँ वैसे ही उसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे सोना नहीं है, अब मुझे जाग जाना है, क्योंकि स्पीकर ने मुझे देख लिया है ना। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन इम्फेसिस अपनी बात के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, उस बात को पुनः निर्धारित करने के लिए, पुनः उसके ऊपर वजन डालने के लिए आप वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करना चाहिए आपको कि आपको बातचीत करते वक्त बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अगर साला शब्द का प्रयोग करें या अलग अलग छोटे मोटे इधर उधर के शब्द हैं जो कि आपको उपयुक्त नहीं है बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वो अगर आप न करें तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर आप इन शब्दों को करते हैं तो सामने वाला आपको किस नजर से देखेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ज्यादातर वो बुरी नजर से ही देखते हैं। तो आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं, जिस भाषा में कर रहे हैं, उस भाषा पे आपकी पकड़ जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना बेहतर होगा। अगर आप मान लीजिए अंग्रेजी कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी बोलते समय हिंदी शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप कोशिश करिए यदि आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना हो, अंग्रेजी में बात करते हुए हिंदी शब्दों का प्रयोग ना हो। पंजाबी में बात कर रहे हैं तो पंजाबी में बात करते समय दूसरे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि हम मिली जुली भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वक्तव्य होता है उस वक्तव्य में कहीं ना कहीं दूसरे शब्द आते हैं, तो वो दूसरे शब्द मिलने पर आपकी फ्लुएंसी और आपकी भाषा का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है थोड़ा। इस वजह से आप चेष्टा ये करें कि अगर आप एक भाषा में बात कर रहे हैं तो आप उसी भाषा में कंटिन्यू कीजिए, आप इधर उधर डिविएट या इधर उधर आप भ्रमित ना हो, इधर उधर भटके ना। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मैनर में सामने वाले को मिलनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मैनर का क्या मतलब हुआ कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एक लय बनी हुई है, एक पुनर्निर्धारित क्रम बना हुआ है। उस क्रम के अनुसार आप लोगों से बात करते हैं। तो जब क्रम के अनुसार करते हैं तो सामने वाले तक वो जानकारी भी क्रम के अनुसार जाती है, उसको याद भी उस क्रम में रहता है और वो डिसीजन भी फिर उस क्रम के हिसाब से ले पाता है। तो क्रम बहुत ज्यादा महत्व है। इस वजह से आप जब भी किसी से बात करें प्रोडक्ट के क्रम हो आपके पास। आज जो ये प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये प्रस्तुति प्रेजेंटेशन क्या गलत होगा, ये प्रस्तुति जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, तो मेरे पास भी एक क्रम है। इस क्रम को ही मैं इस क्रम को ही मैं मान रहा हूँ और इस क्रम के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक करके आपको इंसाइट मिले, एक एक करके आपको दृष्टिकोण मिले कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपकी नॉलेज से भी सामने वाला प्रभावित हो सकता है। इस वजह से आपको नॉलेज के ऊपर भी खास काम करना है कि आपकी टॉपिक के बारे में, अगर आपका हेल्थ टॉपिक है तो हेल्थ के ऊपर आपका आपका सामान्य ज्ञान जो है वो कैसा है अपने विषय वस्तु के बारे में। इसके अलावा आपका जो आसपास के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गई, जैसे कि बॉडी की एनाटॉमी हो गई। ये कुछ चीजें हैं जिससे रिलेटेड आपको जिसके संदर्भ में आपको कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी होती है तो आप नॉलेजेबल लगते हैं, आप एक जानकार लगते हैं, और जब आप जानकार लगते हैं तो लोग आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर करके आपके ऊपर आपकी बात या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। अगर आप जानकार नहीं लगेंगे तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन अगर आप जानकार लगेंगे
तो लोग स्वाभाविक सी बात है कि आपके ऊपर विश्वास करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड रहना आपको ज़रूरी है। इसी वजह से हम इस तरह की प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करते हैं कि जहाँ पर कुछ लेखनी भी हो, कुछ चित्र भी हो और कुछ इस तरह से हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सुव्यवस्थित सारी की सारी चीज़ें लगे, ताकि आप तक बात को पहुँचाने में सुव्यवस्थित तरीके से हम इन बातों को पहुँचा पाएँ। तो एक प्रेज़ेंटर पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको पहले से तैयारी होनी चाहिए। वो पता होना चाहिए कि किस स्लाइड पर क्या बात करनी है, किस स्लाइड पर किस तरह से कौन से एग्जाम्पल्स रख रहे हैं। अगर आपने उस स्लाइड पे, उस प्रस्तुतिकरण पे अगर पहले कभी प्रस्तुति नहीं की है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको उस चीज के ऊपर थोड़ी बहुत तैयारी आप कर लेंगे, तो आप जब प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आपको सुविधा होगी, उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उन प्रश्न के स्पष्ट और सीधे सीधे आपको जवाब देने आने चाहिए। इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड यानी कि आपकी मनोदशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी मनोदशा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखेंगे कि अगर कोई कुत्ता आपको अगर भौंकेगा और आप उससे डर जाएंगे तो कुत्ते को समझ में आ जाएगा कि आप उससे डर गए, और आप भागने लगेंगे तो कुत्ता भी आपको भगाने लगेगा। लेकिन अगर आप एक पत्थर उठाएंगे उसको मारने के लिए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाएगा, आपकी मनोदशा से उसको पता चल जाएगा कि ये मुझे मारने वाला है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से आपका जो नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और आपको उत्साहित होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए। आपको पूरी ऊर्जा से, ओतप्रोत ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो एक ऊर्जा उचित होकर के स्पीकर से सुनने वाले के अंदर निकल रही है। मतलब वो ऊर्जा, वो जानकारी, वो मेरे अंदर से मतलब वो ज्ञान की किरणें निकल कर आपके अंदर जा रही है। तो जितना पावरफुल मैग्नेट होगा, जितना पावरफुल चुंबक, जितना ताकतवर चुंबक होगा, उतनी तेजी से वो खींचेगा अपनी तरफ लोहे को। ठीक उसी तरह से आप जितने पावरफुल स्पीकर होंगे, आप जितने ताकतवर मतलब वक्ता होंगे, उतने ही ज्यादा स्पीड में आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ अपनी बात को मानने के लिए बाध्य करेंगे। तो आपको उत्साहित होना है अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान। इसके अलावा दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, खास करके एक गिविंग एटीट्यूड होता है और एक टेकिंग एटीट्यूड होता है। तो आपको हमेशा देने वाला एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आप किसी के फायदे के लिए बात कर रहे हैं, आप किसी को लाभ देने की बात कर रहे हैं, तो आप किसी को जानकारी दे रहे हैं जिससे कि सामने वाले के लाइफ में उसको फायदा होगा। इसके अलावा आपको सामने वाले का बेनिफिट आपको ध्यान में रख के आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने फायदे के बारे में सोच के बात नहीं करनी, आपको सामने वाले के फायदे के बारे में सोच के बात करनी है। आपका मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को फायदा मैं पहुंचाना चाहता हूँ। इसके अलावा एक प्रेजेंटर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन का टाइम जो है इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। आप देखेंगे कि कभी कभी 9:01 हो जाता है, कभी कभी 9:02 हो जाते हैं, किसी भी कारणवश वो हो, लेकिन हमें 9 बजे के अंदर अंदर ये प्रेजेंटेशन खत्म कर देनी चाहिए, और टाइम को इफेक्टिवली इसी तरह से मैनेज करना चाहिए कि जो भी समय आपके पास है उस प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए, जो स्टार्टिंग का टाइम है, जो एंड का टाइम है, वो मेंटेन जरूर होना चाहिए। आप कैसे दिखते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, आप व्यवसाय के प्रस्तुतिकरण के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब का प्रेजेंटेशन, आपको पहनावा उड़ावा आपका उसी तरह से होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो क्या सूट पैंट टाई में स्विमिंग करेंगे? क्या स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में तो नहीं जाएंगे। आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस की वेशभूषा आपकी होनी चाहिए। तो आप जिस भी तरह, जो भी आपको उपयुक्त लगता है, उस तरह के कपड़े आपको पहनने जरूरी है। आपकी जो ग्रूमिंग है वो जितनी बेहतर होगी, आपकी जितनी अच्छी मतलब जैसे आपके अगर आप मतलब ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग तो आपका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। आपको देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अनहेल्दी है या अस्वस्थ है, आपको देखकर लगना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो लोगों को आप स्वस्थ रहने के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे योगेश सर की फोटो नहीं, लेकिन योगेश सर बहुत ही अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड रहते हैं जब भी किसी ऐसे बिजनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं।
इसके अलावा प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण कैसा होना है? प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि जो बात समझाई जाने वाली है, वो बात स्पष्ट तरीके से समझाई जा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैंने तो बिज़नेस के बारे में बता दिया, लेकिन जिसको समझाना चाहता था, वो समझ ही नहीं पाया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर मेरा जो मैंने मेहनत की समझाने में, बताने में, वो तो बेकार हो गई, क्योंकि जो मेरा समझाने का मकसद था, सामने वाला समझा ही नहीं। मकसद तो मेरा समझाना ही, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझा, तो मेरा समझाना तो बेकार हो गया। इसी वजह से आप जिस मकसद से उस प्रेजेंटेशन को कर रहे हैं, जिस मकसद से उस प्रस्तुतिकरण को कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो सिद्ध होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेजेंटेशन जो आपकी प्रस्तुति, वो छोटी से छोटी और ज़्यादा जानकारी भरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी भरी नहीं रहेगी तो लोग बोर हो जाएँगे, लोगों को लगेगा यार ये तो वही जानकारी दे रहे हैं, ये तो बार-बार वही बार-बार घुमा-फिरा के बोलते हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होगा? और आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसमें समय बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी का, कंसाइज़ होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव, ये जानकारी से भरी हुई होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देने हैं जो कि एग्ज़ाम्पल्स आपकी बातों से मेल खाते हों। अगर आप अलग-अलग अजीब-अजीब एग्ज़ाम्पल देंगे, वास्तविकता से कोई लेना-देना ना हो, तो लोगों के ऊपर से बात चली जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगी। आप विजुअल एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मेरे प्रस्तुतिकरण में हर पेज के साथ, हर पृष्ठ के साथ एक इमेज भी साथ में है। एक छोटी-सी इमेज है जिसको देखकर आप समझ सकें कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप साक्षात देख सकें और देख कर के उस बातों को मतलब अपने अंदर कर सकें। तो विजुअल एड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशन में वीडियो ऑन रहती है, ताकि वीडियो में स्पीकर जो, क्योंकि उसकी वीडियो ऑन है, क्योंकि स्पीकर को भी लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन में जितनी वीडियोस और जितनी अच्छी फोटोज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सामने वाले के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो नींद आ रहा है, उसको लग रहा है यार सुबह-सुबह 8 बजे उठा दिया, इतनी ठंड है, हम आराम से सो रहे थे और इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ज्ञान भरी बातें देने के लिए, बताने के लिए हमें जगा दिया। तो अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो सुनेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो शायद सो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसका इंटरेस्ट बरकरार रखना है, आपको कुछ ऐसी जानकारी देनी है जो सामने वाले को लगे हाँ यार ये तो मतलब की बात है, ये तो मुझे जानकारी चाहिए, हाँ ये जानकारी होगी मेरे पास तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी जानकारी आपको उनको देनी चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है या जो प्रस्तुतिकरण है, एक म्यूजिक की तरह है, उसमें लय होना चाहिए, उसमें ताल होना चाहिए, उसमें सरगम होनी चाहिए। मतलब बात करें तो ऐसा लगे कि जैसे गाना कोई गा रहे हैं। मतलब आपकी प्रेजेंटेशन लोगों को इतनी मधुर लगनी चाहिए कि लगे कि यार ये तो खत्म ही ना हो, यार ये इतनी मजेदार बात कर रहे हैं, यार इनकी बातें तो खत्म ही ना हो, यार ये बोलते रहे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हर प्रेजेंटेशन में, हर प्रस्तुतिकरण में एक म्यूजिक के समान होता है, उसकी कुछ रिदम होती है, उसके कुछ पल्स होते हैं, कहीं कहीं आपको ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बोलना होता है, कहीं कहीं आपको सिर्फ जानकारी भर देनी होती है, कहीं कहीं आपको चीजें दोबारा दोहरानी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सांस को ऊपर लेकर जाना है, कहाँ ऊपर वाला नुक्ता है, कहाँ कहाँ ऊपर वाला नोट लगाना है, कहाँ नीचे वाला नोट लगाना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन में पता होना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि किसी को अगर 6 घंटे दिए जाए, मुझे 6 घंटे दिए जाए अगर पेड़ को काट के गिराने के लिए, तो मैं पहले 4 अपनी आरी को धार करने के लिए इस्तेमाल करूंगा और बाकी के 2 घंटे में पेड़ आसानी से तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आरी को धार कर लिया है अपने पेड़ को तोड़ने से पहले। तो क्या आप अपनी आरी में धार कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है, आपके जो वक्तव्य की जो कला है, उसके क्या आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप वहीं रह जाएंगे जहां पर आप 1 साल पहले थे। आपको अपने ऊपर काम करना है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है, ये जो रेनेटस वेलनेस का काम है, वो सबसे पहले अपने आप को सुधारने का काम है। जब आप अपने आप को हेल्दी करते हैं तो लोगों को अपने आप प्रभावित कर पाते हैं। जब आप अपने आप को निखारते हैं, अपने व्यक्तित्व को दिखाते हैं, अपनी नॉलेज को निखारते हैं, तो सामने वाले
वाले के ऊपर अपने आप प्रभाव डाल पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को संशोधित करना है, अपने आप को और बेहतर करना है, अपने आप को तराशना है, ताकि आपको देखकर लोग प्रभावित हो पाएँ, क्योंकि लोगों ने आपको पहले भी देखा है, उन बदलावों की वजह से लोग आपकी बात को मानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांजिशन देखा है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांजिशन हमने देखा है। जैसे हमने विराट कोहली का ट्रांजिशन देखा है। विराट कोहली जब आए थे तो कैसे होते थे, और आज उन्होंने अपनी टेक्निक बदली है, अपनी खेलने का तरीका बदला है, अपनी फिटनेस बदला है, अपने खान-पान को बदला है, और आज वो एक अलग लेवल के खिलाड़ी बन गए हैं। तो खैर कहने का ये मतलब है कि आप देखिए कि ये जो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, जो अपने अंदर बदलाव लाते हैं, वो बहुत बड़े बन जाते हैं। आप देखिए कि पहले रत्नाकर डाकू जो थे, वो उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया, तो वो वाल्मीकि बन गए। आप देखेंगे कि जो अपने अंदर जो भी प्लेयर बदलाव लाए, वो बड़े खिलाड़ी बन गए। जो स्वामी विवेकानंद अपने अंदर बदलाव लाए, विवेकानंद अपने अंदर बदलाव लाए, तो स्वामी विवेकानंद बन गए। जो स्टीव जॉब्स अपने अंदर बदलाव लाए, तो वो एप्पल के इतने बड़े संस्थापक बन गए। और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम किया। बहुत सारे लोग पढ़ाई करके अपने आप को नॉलेज से लैस करके आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना काम का। जब अपने को बेहतर करते तो प्रोडक्ट बिकने लग जाते हैं। जब आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करते हैं, आपसे आपकी बात सुनने लोग आपकी बात मानने लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बेहतर नहीं करके हम सिर्फ सामने वाले को समझाने के ऊपर फोकस करते हैं। कर ले, वो करेगा ही नहीं। जब तक आप विश्वसनीय नहीं लगते उसको, तब तक वो आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगा? तो आपको अपनी विश्वसनीयता के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये अब्राहम लिंकन जी ने भी यही कहा है कि एक प्रेजेंटेशन जो है, उसमें 4 अलग-अलग जो है पहलू होते हैं। पहला प्रिपरेशन, पहला तैयारी। आपने तैयारी जितनी अच्छी तरह से कर रखी है, उतनी अच्छी तरह से आप अपने प्रस्तुतिकरण को बेहतर तरीके से कर पाएँगे। आपका कंटेंट क्या है, आपकी विषय वस्तु क्या है, आपने उसके अंदर जो कंटेंट डाला है, जो उसके अंदर ज्ञान भरी बातें डाली है, जो नॉलेज डाली है, जो विजडम डाली है, वो मतलब कैसी है, वो हल्की है या वो भारी है या वो बेशकीमती है। इसके ऊपर निर्भर करेगा कि सामने वाला आपकी बात से कितना और किस तरह से प्रभावित होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, आप मान लीजिए अगर कोई गाना गा रहा है, तो पहले अंतरा गाएगा, फिर मुखड़ा गाएगा, तो कैसा लगेगा? पहले तो गाने का कि नहीं? अगर कोई ये जो है सूट जो है पैर में पहने और पैंट को ऊपर पहने, तो अच्छा लगेगा क्या? हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, हर एक कायदा है, हर किसी का एक पहले से निर्धारित करने का तरीका है। लगेगी, अगर आप उस तरीके से उस चीज को नहीं करते तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हर चीज को करने का एक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंटेशन को करने का भी एक स्ट्रक्चर है। पहले आप भूमिका बांध सकते हैं, पहले आप विषय वस्तु के बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप विषय वस्तु बता सकते हैं, फिर आप क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है अलग अलग चीज का। ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर अलग होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उस स्ट्रक्चर को आपको मेंटेन करने की जरूरत है। आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, आपने किस तरह से ऊर्जा को डाला है, आपने किस तरह से सारी चीजों को कंडक्ट किया, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना आपके पास क्या फायदा हो रहा है। प्रेजेंटेशन जो है, उसमें शुरुआत में कैप्टिवेटिंग ओपनिंग होनी चाहिए। कोई ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए कर सके, आपकी बात को सुनने का इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सके, आपकी बात को सुनने का महत्व ऐसा बना सके, लोग सुनने के लिए इच्छुक हो जाए। इसके अलावा पोस्चर और मूवमेंट भी बहुत जरूरी होते हैं। आप जब बात कर रहे हैं, तो बात करते समय आप किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से आपकी शारीरिक भाषा शैली पॉजिटिव है नहीं है, इन सारी चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्पीकर, अलग अलग तरीके से बॉडी मूवमेंट करके, फिजिकल पोस्चर्स के साथ आपको अलग अलग समझाते हैं, एम्फसाइज करते हैं। आप कोशिश करें कि आप लंबे चौड़े तरीके से जो समझाना चाह रहे हैं, वो आप कम शब्दों में समझा सकते हैं? क्या आप वो स्लिम इट डाउन, उसको आप क्या लंबी चीज कैसे समझा सकते हैं, शब्दों समझाते हैं, कम समय में समझा सकते हैं। आप देखेंगे कि लोग कर सके, वो लोगों को बहुत ही अच्छे स्पीकर होने का मौका मिल, बहुत ही टफ से टफ बातों को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक पहुंचा देते हैं।
जगह के हिसाब से प्रिपेयर करिए। मैं मुंबई गया था प्रेजेंटेशन करने, तो मैंने मुंबई की भाषा में कुछ मुंबई की भाषा में प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। मैं वेस्ट बंगाल में जाता हूँ तो मैं बंगाली में बात करने की चेष्टा, एमपी में जाता हूँ तो वहाँ की जो बिहार की भाषा है, उसमें भाषा बात करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं जबलपुर जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ काय बड़े, मतलब अलग-अलग जगह की भाषा के कुछ अलग-अलग शब्द, अलग-अलग समय के अलग-अलग जगह के प्रस्तुतिकरण में, तो लोग लोग ज़्यादा मानते हैं, लोग आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं और आपकी बात मानने के चांसेस लोगों के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप ऑडियंस को समझिए, ऑडियंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए, जितना अच्छा आप ऑडियंस को समझ पाएँगे, ऑडियंस की नीड्स को समझ पाएँगे, जितना अच्छा आप ऑडियंस को भाँप पाएँगे, उतना ही बेहतर आपका वक्तव्य आप कर सकते हैं। आप कैप्टिवेटिंग ओपनिंग के लिए आप अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई हँसी-मज़ाक वाली स्टोरी से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसी चौंका देने वाले सच को आप बता सकते हैं। कोई स्टैटिस्टिक है, कोई मतलब तथ्य है, उस तथ्य को आप बता सकते हैं। कोई पर्सनल स्टोरी बता सकते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनल स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि मैं पहले ये ऐसा था, मैं पहले वैसा था, मुझे दिक्कत होती थी, ऐसे होता था, वैसा होता था। लेकिन फिर मुझे किसी ने बिज़नेस के बारे में बताया और आज मैं बहुत अच्छी लाइफ़ लीड कर रहा हूँ। तो आपको भी मैं बताऊँगा कि अगर आपके भी जब कोई अधूरे सपने हैं, तो वो भी इस प्रेज़ेंटेशन के द्वारा पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि मैंने विश्वास किया तो मेरा फ़ायदा हुआ, आप भी विश्वास करिए, आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये अलग-अलग तरीके हैं कि आप अपनी बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आपका जो पहला सेंटेंस है उसको आप थोड़ा रिहर्स कर लें, उसको आप थोड़ी तैयारी कर लें, बार-बार वो दोहरा लें, क्योंकि अगर आप पहला जो सेंटेंस है वो प्रभावी तरीके से बोलेंगे, तो आपका जो मतलब आपकी बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी और आप बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंटेशन को कंटिन्यू कर पाएँगे। तो आप किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, एग्ज़ैक्टली किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, जब आपको ये पता होता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और जब आप कॉन्फिडेंस आपके पास आता है तो आपका एक्सप्रेशन भी पॉज़िटिव होने लगते हैं और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, वो उनके ऊपर आपका एक बहुत अच्छा पहला इंप्रेशन पड़ता है। इस वजह से शुरुआत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप शुरुआत की कुछ चीज़ें आप रिहर्सल कर सकते हैं या शुरुआत की चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर, एक बिज़नेसमैन कई अलग-अलग पोस्चर्स में, कई अलग-अलग बॉडी लैंग्वेज को प्रेज़ेंट करता है। वो पोडियम का इस्तेमाल करता है, हाथ ऐसे करता है, हाथ दोनों हाथों को अलग-अलग करता है और ऐसे करके रखता है, ऐसे करके रखता है। बहुत अलग-अलग तरह के फिज़िकल हैंड मूवमेंट्स हैं, बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं। तो आपको सीधा रहना है। जब आप बिज़नेस प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो आप जितना सीधा रहेंगे, उतना स्टैंड टॉल करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। उसके अलावा आप दुबक के नहीं रहना है, आपको सीधा रहना है। तो ये जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा। इसके अलावा आप थोड़ा-सा स्लाइटली लीन कर सकते हैं ऑडियंस की तरफ। मतलब बिल्कुल ऐसे चौड़ में नहीं रहना, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, ऑडियंस की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिनसे बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा झुक के बात करते हैं, अगर आप थोड़ा अगर आप किसी से ऐसे अकड़ के बात करेंगे, सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल, तब तो शत्रुघ्न सिन्हा तो अब है नहीं। तो आप अगर ऐसे-ऐसे बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अपने आप को मुझसे ज़्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को या महान समझता है, या ऐसे चौड़े में बात कर रहा है। लेकिन आप जब किसी से थोड़ा झुक के बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उनका भी सम्मान कर रहे हैं, आप उनको भी तवज्जो दे रहे हैं, आप उनको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसा करने पर सामने वाले की आपकी बात मानने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस वजह से आप अगर ऐसे हैं सीधे, तो आप हल्का-सा मतलब 2 डिग्री आपको सिर्फ अपना मतलब ये सामने की तरफ लाना है और उनसे थोड़ा-सा झुक के बात करनी है। वैसे भी पोडियम ऊँचा रहता है और जो ऑडियंस रहती है वो नीचे रहती है आमतौर पे। तो आप थोड़ा-सा झुक के बात करेंगे तो लोगों को आपको आपकी बात मानने में सुविधा होगी। इसके अलावा आप कंफर्टेबली मूव करिए अथॉरिटी के साथ। आप जब स्टेज पे इधर-उधर घूम रहे हैं, अपनी बात करने के दौरान टहल रहे हैं, तो एकदम कंफर्टेबल आपको लगना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मली बात चलते हुए बात कर रहे हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं।
आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहते हैं, उसको आप अपने ज़बान से अंडरस्कोर कर सकते हैं। जैसे ये जो बातें मैंने बताई, इसको कहते हैं अंडरस्कोर करना। जब आप किसी बात को बहुत ही बारीकी से बताते हैं, आप कहते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब ये चीज़ आप कहते हैं, तो आप उस बात को लोगों के ज़्यादा ध्यान दें, आप चाहते हैं लोग ज़्यादा ध्यान दें, आपकी उस खास बात पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इससे आप नेचुरल हैंड मूवमेंट से, आर्म जेस्चर से या फेशियल एक्सप्रेशन से आप किसी भी बात को खास बना सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। आपकी आँखें जो है ऑडियंस की तरफ रहनी चाहिए, आपकी जो स्लाइड है उसकी तरफ नहीं। इसके अलावा आपको कभी-कभी रुक जाना है, कभी-कभी स्माइल करना है, कंफर्टेबल रहना है और ऑडियंस अ, को स्पेस करके थोड़ी देर अपने चंद सेकंड आपको लेने हैं, ताकि मतलब वो लोग भी सेटल हो जाए, आप भी सेटल हो जाए, स्माइल करें। आपको बात शुरुआत करने से पहले आपकी बात जो पेस ऑफ टॉक है, आपकी बात को तेज कर सकते हैं, आपकी बात को स्लो कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उस बात को ज्यादा एम्फसाइज करके बोल सकते हैं, और जो बात आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती उसको तेजी से बोलकर निकल सकते हैं। आप देखिए कि मेरी स्पीड अभी कितनी तेज हो गई। ठीक इसी तरह से आपको अपनी बातों को वॉइस मॉड्यूलेट करना है। आपको इस तरीके से अगर आपकी बात करने की स्पीड को कम या धीरे अगर आप लंबे समय में करते रहते हैं, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ बना रहता है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। लोगों से बात करते वक्त आप अपनी स्पीड को कभी-कभी बढ़ा सकते हैं, स्पीड को कभी-कभी कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर आप दोहरा रहे हैं तो आप तेजी से बोल सकते हैं, अगर आप नहीं दोहरा रहे तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें आप एम्फसाइज कर सकते हैं ड्रामेटिक पॉइंट्स के साथ। ड्रामेटिक, पता है क्या हुआ? अरे आप विश्वास ही नहीं करेंगे क्या हुआ। तो ये कह के अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो सामने वाले के मन में चलेगा, अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा क्या हुआ होगा। तो इस तरीके से उनके मन में बहुत सारी बातें चलेगी। तो परफेक्टिंग योर टेम्पो, जो आपकी टेम्पो है, या जो मतलब टेम्पो मतलब वो गाड़ी चलाने वाला टेम्पो नहीं। टेम्पो मतलब आपकी बात की सांस उनकी टूटने लगती है तो आवाज कम होने लगती है। सांस लेते हुए आप बात करें, और आप धीरे बात करें या तेज बात करें। तो अगर आप नॉर्मली बात करेंगे, जैसे आप लोगों से नॉर्मली बात करते हैं, तो इससे आपको एंजाइटी नहीं होगी। आपको मन में ये नहीं लगेगा कि उनको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं लगेगा आपको। इसके अलावा 4 कंटेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। आप एक अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, आप एक अच्छे मतलब स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, अगर आपका विषय वस्तु सही नहीं है, तो आपका जो मैसेज है आपकी प्रेजेंटेशन का, आपके प्रस्तुतिकरण का, वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो 4 फैक्टर्स हैं। आप 4 चीजों के जरिए आप अपने बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। 15 सेकेंड्स थ्रू अ लेटर बॉक्स। आप देखते होंगे कि कभी-कभी कोई प्रस्तुतिकर्ता, जो कोई प्रेजेंटर है, वो मतलब बहुत समय शुरू में ले लेता है, तो लास्ट में उनके पास समय ज्यादा बचता नहीं है, तो तेजी से अपनी बातें करते हुए निकल जाते हैं। तो आपको अपनी बड़ी-बड़ी बातों को भी स्पष्ट शब्दों में, कम शब्दों में बोलकर समझाने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये आप 15 सेकंड्स थ्रू लेटर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप समरी में या अपनी बात को संक्षिप्त में समझा सकें। इसके अलावा रेज द आईब्रो, कोई ऐसी आप बात बताइए जिससे लोग भौचक्के रह जाएं, लोगों को लगे हाँ ऐसा हो सकता है। आपने एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत जगह देखा होगा कि लोग ऐसे भौचक्के रह जाते हैं। तो आप अगर कोई ऐसी जानकारी लोगों को देते हैं जिससे लोगों को विश्वास नहीं होता, अरे ऐसा हो सकता है, तो क्या है कि वो आपने जो उनको भौचक्का कर दिया, उसके बाद आपके बातों को वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बट जो बातें इंपॉर्टेंट है वही बातें करनी है, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप सिर्फ ऐसे बोल के भी निकल सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बोलना है। कंटेंट में आपके पावरफुल कंक्लूजन के लिए आपको चेष्टा करनी है कि जैसे किताब होती है, किताब के चैप्टर्स होते हैं, वैसे आपकी बातें होनी चाहिए। एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे एक-एक करके सारे पन्ने खुलने चाहिए। तो एक लय होता है, एक ताल होता है, एक सीक्वेंस होता है उसका, तो ये चीज़ मेंटेन होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हर प्रेजेंटेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अगर ये प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाए तो आप इसको पढ़ करके बहुत सारी चीजें सीख जान सकते हैं, लेकिन एक प्रेजेंटर की जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि आप पढ़ के 100% आपको नहीं समझ आता। इस वजह से टीचर की जरूरत होती है आपके स्कूल में, इसकी वजह से आपको धार्मिक गुरुओं की जरूरत होती है, इसकी वजह से बिजनेस में भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, स्पोर्ट्स में आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, सिंगिंग में आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आप
प्रेजेंटेशन आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो होनी चाहिए, लेकिन उसको उदाहरण के तौर पे सामने वाले के दिमाग में बड़ी सरलता के साथ आप घुसा सके या उसको समझा सके, ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। एक चैप्टर के शुरू होने के बाद दूसरे चैप्टर के ट्रांजिशन का एक बहुत ही अच्छा एक पॉज दे सकते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि उन्होंने अभी क्या सीखा है, उनको समझ में आए, उनको वो ग्रहण कर पाए। अगर आप एकदम बुलेट ट्रेन की तरह जाते जाएंगे तो हो सकता है आपकी बुलेट ट्रेन वो मिस कर जाए, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि वो मिस कर जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कंटेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल किताब पढ़ने की तरह है, ऑडियंस को पॉज दीजिए ताकि वो सुन पाए, समझ पाए और आपकी बात को ग्रहण कर पाए। अब आई कांटेक्ट आपका जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा प्रभावी होगी आपकी बातचीत। इसके अलावा आप अगर किसी की आंखों में देख रहे हैं तो और कोई बात कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर आप देख सकते हैं, ताकि हर किसी को लगेगा कि आप उनसे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। और आ, आप अपने कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं और आ, एक चैप्टर की तरह उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक एक चैप्टर की तरह आप उस पेज में आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन का, आपकी ऑडियंस को बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील हो और उसको ऐसा लगे कि हाँ सारी चीजें मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि इस प्रस्तुतिकरण का जो स्ट्रक्चर था, इस प्रस्तुतिकरण का जो मतलब जैसे इसको ढांचा इसका जो था वो ढांचा आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार में जा रहे हैं और अगर कोई एक एक्सपीरियंस ड्राइवर आपकी गाड़ी को चला रहा है तो आप बिल्कुल सेफ महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं होने वाला, आप आराम से सो सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है तब आप बिल्कुल सेफ महसूस होने चाहिए। इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को का ढांचा इस तरह से तैयार करेंगे। इसके अलावा ऐसा ढांचा होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल दे मटेरियल के ऊपर और आपकी डिलीवरी के ऊपर, कि आप किस तरह से उस चीज को प्रभाव डालने वाले हैं, किस तरह से आप उस मटेरियल को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। इस चीज का आपको पूरा कंट्रोल मतलब वो दे, इस तरह से आपको करना है। की फैक्टर्स क्या है स्ट्रक्चर में, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और विषय वस्तु है बीच में। ओपनिंग आप किस तरह से करते हैं, मान लीजिए अगर कोई प्रेजेंटेशन को इस तरह से शुरुआत करता है, हेलो मेरा नाम परिवेश है और मुझे यहाँ इस चीज के लिए बुलाया गया है, और वो शुरू हो जाते हैं। तो अब कभी कभी जूम में ये चीज हमें करनी भी पड़ती है क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है। तो उस सीमित समय में हमको सारी की सारी बातें आप तक पहुंचानी होती है। और अगर यही चीज अगर आप फिजिकली ये प्रोग्राम करेंगे तो ये प्रोग्राम कम से कम 3 घंटे का है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में इस प्रोग्राम को किया जा रहा है ताकि आपको संक्षिप्त में सारी की सारी जानकारी दी जा सके। तो एक पब्लिक स्पीकर थोड़ी भूमिका बना के ऑडियंस को का कॉन्फिडेंस जीत कर फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ज्यादा उसकी बात अनुसरणीय होगी, उसकी बात ज्यादा समझने योग्य होगी, उसकी बात ज्यादा लोग मतलब ग्रहण कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी ने ऐसे प्रेजेंटेशन खत्म की कि हाँ भाई चलो मेरा काम तो खत्म हो गया, हाँ भाई ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया इससे मुझे मतलब नहीं, चलो बाय टाटा, ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता। इस वजह से आप अब्रप्ट एंडिंग ना करें या अब्रप्ट बिगिनिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा ओपनिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू या आपकी जो विश्वसनीयता है इसको सामने वाले के अंदर स्थापित होने में मदद करती है। आप शुरुआत कैसे करते हैं, आप कंक्लूड कैसे करते हैं, ये आपके ब्रांड को दर्शाता है। एज अ स्पीकर आपका जो ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड है, उसको आप कितना मजबूत बना सकते हैं। अगर आज आप कुछ और बात कह रहे हैं, कल कुछ और बात कर रहे हैं तो आपका ब्रांड कमजोर हो जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि हम चमड़ा का जूता पहनाएंगे, कल आप कह रहे हैं कि ये बेकार है, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं कि यार ये तो आज कुछ और बात कह रहे हैं, ये कल तो कुछ और बात कह रहे थे। तो आपकी बात में मिसमैच होता है। आपकी बात लोगों को लगता है ये कल झूठ बोल रहा था या ये आज झूठ बोल रहा है ना। तो इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी सामने वाले को एंगेज करने की। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसी प्रस्तुतिकरण होती है जिसमें जो पैनल में होते हैं उन लोगों से मैं कुछ सवाल जवाब पूछता हूँ ताकि उनको लगता है कि वो भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, वो भी इस प्रेजेंटेशन में योगदान दे रहे हैं। तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों से बात करते के दौरान अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आप उनसे कुछ हंसने
हाँ या ना कहने को कहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वो प्रस्तुतिकरण के साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी कुछ योगदान है इस प्रस्तुतिकरण में, उनको भी हाँ या ना बोलना है, अच्छा या बुरा बोलना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये प्रेज़ेंटेशन उनके ही फ़ायदे के लिए हो रही है। इसके अलावा अपॉर्च्युनिटी आपको आईब्रो रेज़ करने की देनी है, सामने वाले को कोई ऐसा चौंका देने वाला फैक्ट बताना है जिससे कि वो रेज़ आईब्रो करे, 15 थ्रू सेकंड्स थ्रू अ लेटर बॉक्स कर सके। आप ज़्यादा समय बिताइए ये सोचते हुए कि ओपनिंग आप किस तरह से करेंगे। आप एक स्टोरी के साथ कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ कर सकते हैं, या ऑडियंस के बेनिफिट की कोई बात बताकर कर सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी जो कि ऑडियंस को बेनिफिट कर पाए, जो आपके श्रोतागण हैं उनके फ़ायदेमंद कोई बात अगर आप करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्लोजिंग कैसे करते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्लोजिंग है, क्योंकि आपने मेहनत तो कर दी, बता तो दिया, लेकिन करना क्या है ये नहीं बताया लास्ट में। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के बाद बोलता हूँ कि ये जानकारी लेना भर काफी नहीं है, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको अमल में लाना पड़ेगा। अमल में लाएंगे तभी आपको इससे फायदा होगा। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्लोजिंग में आपको क्या कहना है। और एक क्लोजिंग एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप आपकी जो विषय वस्तु है, जो आप सामने वाले से करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि सामने वाला स्टेप उठाए, वो स्टेप वो उठाए जो आप उठवाना चाहते हैं। आप कॉल टू एक्शन कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश कर सकते हैं, रेज द आईब्रो कर सकते हैं, कोई अमेजिंग विजुअल दे सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो एक्शन लें, प्रेरित कर सकते हैं कि वो इन बातों को का अनुसरण करें, आपने जो बताया है उस चीज को फॉलो करें। और स्ट्रक्चर है कि आप सिग्नल कीजिए एंड को कि जैसे अब बिल्कुल अपने प्रस्तुतिकरण के बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, ये कह सकते हैं आप बीच बीच में, ताकि सामने वालों को पता चल जाए कि अब समापन होने वाला है। आप सिग्नल एंड कर सकते हैं, समरी बता करके लोगों को समराइज कर सकते हैं कि अभी तक जो बातें हुई है उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे। आप देखेंगे कि पहले जो न्यूज आती थी दूरदर्शन पे, उसमें भी बिल्कुल लास्ट में बताते थे कि आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार थे। वो शुरू में भी मुख्य समाचार बताते और आखिरी में भी बताते थे। तो क्लिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रिटेल की ट्रेनिंग में मैं लास्ट में कहता हूं कि अगर तय करनी है लंबी दूरी तो रिटेल है जरूरी। तो ये क्लिंचर है, वो कोट हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, स्टैटिस्टिक हो सकता है, वो समराइज आप करेंगे। परफॉर्मेंस में पेस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ध्यान रखिए। परफॉर्मेंस में बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है परफेक्ट नहीं भी हो सकती है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल रह गई हो, लेकिन सामने को थोड़ी पता है कि भूल हो गई, आपको पता है कि भूल गई। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, और चाहे जो भी हो आपको पैशनेटली एंगेज करना है अपने लोगों के साथ। और कोई गलती हो जाए तो उसको बाद में सुधार लीजिएगा, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि कोई गलती हो रही है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तैयार रहिएगा कि सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, तो अगर सवाल पूछता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप हमेशा ये याद रखिए कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो आप प्रयास लगातार करते रहिए, तो जैसे रस्सी से सिल पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से आप लगातार प्रयत्नरत रहेंगे, लगातार 4 प्लान दिखाएंगे, जैसा ऋषिकेश सर ने बोला है, लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो यही कह के मैं आज यहाँ पर अपने वक्तव्य को का समापन करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई है और आप लोग इस